हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनू और आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं वो है प्लांट टेक्सोनॉमी। और इस प्लांट टेक्सोनॉमी के अंदर हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फेजेस ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। अब ये फेजेस क्या है कि प्लांट टेक्सोनॉमी की जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, यानी प्लांट टेक्सोनॉमी जो टेक्सोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है, किस तरीके से प्लांट को आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये जो प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेसेस जो टेक्सोनॉमी के हैं, वो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में किस तरीके से इसमें डिफरेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं पुराने समय से लेकर करके अभी रिसेंट पीरियड तक। अगर इस पूरे फेज़ को हम लोग बांटते हैं, फेज़ यानी पूरा जो ये चरण है, पूरा जो पीरियड है, ठीक है, इसको हम लोग 4 डिफरेंट फेजेस में बांटते हैं। और ये जो सभी फेजेस हैं ये सभी हिस्टोरिकल फेजेस हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है कि हर एक फेजेस में कुछ न कुछ टेक्सोनोमिस्ट हुए हैं और वे टेक्सोनोमिस्ट उस समय के मौजूदा जो भी सुविधाएं थी उनके अनुसार प्लांट्स को आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर वो करते थे, उसकी टेक्सोनॉमी वो करते थे। तो अगर इस पूरे हम लोग प्लांट टेक्सोनॉमी के फेजेस की बात करेंगे तो इसको वन बाय वन हम लोग चलिए आगे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये पूरी जो टेक्सोनॉमी है ये डेवलप हुई है। और ये फेजेस हम लोग तब से बात करते हैं, कुछ तो पुराने जो हर्बलिस्ट वाले जो टाइम है, जब हर्बल टेक्सोनॉमी और फोक टेक्सोनॉमी का दौर था, उस समय के बहुत सारे एविडेंसेस अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन अभी मॉडर्न टेक्सोनॉमी के प्रोस्पेक्ट में, मतलब इससे मिलता जुलता फेज़ कहाँ से शुरू होता है, कौन कौन से टेक्सोनोमिस्ट उस फेजेस में हुए हैं और उन्होंने किस किस बुक्स को लिखा है या कौन कौन से फ्लोरा बुक्स लिखे हैं, ये सभी हम लोग इन चारों फेज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जो प्लांट टेक्सोनॉमी के फेजेस हैं वो किस चीज़ से कंसर्न है, तो वो कंसर्न है हिस्ट्री ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। तो इसमें हम लोग इस टॉपिक में हम लोग प्लांट टेक्सोनॉमी की जो बीती हुई हिस्ट्री है, उसके बाद किस तरीके से अभी का जो वर्तमान समय है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द प्री लिटरेचर मैनकाइंड ऑल्सो पोजेसेस some kind of linguistic mechanism for correct distinctions among the different kinds of plants। जो प्री लिटरेचर मैनकाइंड था, यानी कि जब जहाँ से लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, उससे पहले भी जो मैन थे, जो ह्यूमन बींग थे, उन्होंने एक अपने लिए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज डेवलप किया था और उस लैंग्वेज के बेसिस पे वो प्लांट को पहचानते थे, उसी से वो अपने हिसाब से वो प्लांट को पहचानते थे। हिस्ट्री ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी बिगिंस विद द कैरेक्टराइजेशन ऑफ यूजफुल प्लांट ऑफ फोक टेक्सोनॉमी। और जो ये हिस्ट्री है जो कि बाद में जाकर करके 4 फेजेस में बांटी गई, ये फोक टेक्सोनॉमी से शुरू होती है। फोक टेक्सोनॉमी यानी वर्बल फॉर्म में जो एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन जो भी प्लांट्स का जो नाम है, आइडेंटिफिकेशन है, वो एक परिवार में एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन वर्बल फॉर्म में वो चली आ रही थी। तो इसे हम लोग कहते हैं फोक टेक्सोनॉमी। डिफरेंट पीपल डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक वैल्यू, दिस पेव्ड द वे फॉर हर्बल टेक्सोनॉमी। उसके बाद यही जो फोक टेक्सोनॉमी थी इसको थोड़ा सा कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया, तो ये हर्बल टेक्सोनॉमी में आ गई, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे ह्यूमन जो अपने यूजेस में, मेडिसिनल यूजेस और अदर यूजेस में बहुत सारे प्लांट्स को यूज़ करता गया और इस तरीके से वो इसका कमर्शियलाइजेशन होता गया फॉर द मेडिसिनल पर्पस एंड अदर पर्पसेस। प्लांट सिस्टमेटिक्स हैज़ एक्सट्रीमली डीप कल्चरल रूट्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले के वीडियोज़ में भी हमने पढ़ा है कि जो प्लांट टेक्सोनॉमी के जो रूट्स हैं वो हम लोग एंशिएंट टाइम से देखते हैं, वैदिक टाइम से भी, जहाँ से भी प्लांट का इंटरेक्शन हुआ ह्यूमन से, ह्यूमन और प्लांट इंटरेक्शन जहाँ से भी स्टार्ट हुआ है, तो इंटरेक्शन के साथ ही जब भी इंटरेक्शन होता है तो सबसे पहले क्या चीज़ होता है, सबसे पहले होता है जान पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो वहाँ से ही ये इंटरेक्शन के साथ ही टेक्सोनॉमी का भी जो फीचर है ये स्टार्ट हो गया है, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो फोक टेक्सोनॉमी के फॉर्म में हो, चाहे वो हर्बल टेक्सोनॉमी के फॉर्म में हो, लेकिन जहाँ से भी ह्यूमन और प्लांट्स का इंटरेक्शन हुआ है, ह्यूमन जो है वो प्लांट्स की उपयोगिता यानी उसके यूजेस को धीरे धीरे वो समझने लगा है, उसे डिफरेंट पर्पस से यूज़ करने लगा है।
ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज कैरीड अ वेल्थ ऑफ बोटेनिकल लोर। सभी कंट्रीज़ की अपनी अपनी कुछ वनस्पतिक विविधताएँ हैं और इसके बेसिस पे सब वहाँ के जो कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं वो हर एक कंट्रीज़ के अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम लोग जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात करते हैं उसमें यूरोपियन एसेंस मिलता है, क्योंकि सबसे पहले यूरोपियन ही लोगों ने इसमें जो एडवांसमेंट जिसको कहते हैं हम लोग टेक्सोनॉमी के लिए टेक्सोनॉमिकल एडवांसेस को जोड़ दिया और उसके बारे में बहुत सारे काम किए और बहुत सारे थ्योरीज जो हैं वो डेवलप किया। इसीलिए मॉडर्न जो एंजियोस्पर्मिक स्पेशली क्लासिफिकेशन जो है, जो कि प्लांट टेक्सोनॉमी से सबसे ज़्यादा कंसर्न है, वो यूरोपियन बेस का उसको माना जाता है। अब अगर हम लोग फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी की बात करें तो चार टाइप के टेक्सोनॉमी जो है हम लोगों ने पढ़ा है। जो हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स जो हैं इस पर मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो प्रीवियस वीडियोस में आप इसे चेक कर सकते हैं। अब ये जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं हमारे, अल्फ़ा टेक्सोनॉमी है जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव टेक्सोनॉमी कहते हैं। दूसरा है आपका बीटा टेक्सोनॉमी, सबसे फर्स्ट अल्फ़ा टेक्सोनॉमी जो मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड होता है। उसके बाद है बीटा टेक्सोनॉमी जो मॉर्फोलॉजी और इवोल्यूशन दोनों पर बेस्ड होगा। गामा टेक्सोनॉमी, उसके बाद ओमेगा टेक्सोनॉमी। ओमेगा टेक्सोनॉमी जो है वो सबसे मॉडर्न है जिसमें सभी प्रोस्पेक्ट पर ध्यान दिया जाता है। गामा टेक्सोनॉमी में इवोल्यूशन के साथ साथ कुछ जो और अदर प्रैक्टिसेस हैं उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो जो अल्फ़ा टेक्सोनॉमी है स्पेशली मॉर्फोलॉजी बेस्ड है और जो ओमेगा टेक्सोनॉमी है मॉडर्न टेक्सोनॉमी है। तो सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है उसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ा और ओमेगा टेक्सोनॉमी। अल्फ़ा ओमेगा टेक्सोनॉमी एक स्पेशलाइज है जो म्यूचुअल दोनों ही टेक्सोनॉमी को के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होकर करके काम करता है। तो इसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। अब बात आती है कि अगर हम लोग फेजेस ऑफ टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं तो ये फंडामेंटल जो कंपोनेंट्स हैं टेक्सोनॉमी की, इसकी बात कहाँ आई? तो इसलिए इसमें ये जो कंपोनेंट्स हैं वो फेजेस में इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो डिफरेंट 4 फेजेस हैं, ये सभी फेजेस जो हैं इसमें आप किसी न किसी एक स्पेशलाइज जो कंपोनेंट है प्लांट टेक्सोनॉमी का, उसके आप एसेंस यानी प्रिंसिपल्स को वहाँ यूज़ होते हुए देखेंगे। और उसमें जो उसके जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो उसमें ये भी बताया गया है कि किस फेज़ में किस टाइप की किस कंपोनेंट ऑफ जो बेसिक कंपोनेंट्स है उसके बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं। तो वैसा फेज़ जिसमें मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड टेक्सोनॉमी सबसे ज़्यादा हुई है वे अल्फ़ा टेक्सोनॉमिक जो फेजेस हैं उसमें आएंगे। और जो फर्स्ट जो 2 फेजेस हैं वो अल्फ़ा टेक्सोनॉमी में आएंगे और लास्ट के जो 2 फेजेस हैं वो ओमेगा टेक्सोनॉमी में आते हैं। और ये जो बीटा टेक्सोनॉमी और गामा टेक्सोनॉमी है ये बीच के इंटरवल्स वाले जो फेजेस हैं, मतलब ये दोनों का जहाँ पर भी क्लैश फेज रहता है उसी के बीच में ये कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए बीटा टेक्सोनॉमी और गामा टेक्सोनॉमी के भी एसेंस को हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फेजेस पे बात करते हैं और उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं विथ अल्फ़ा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, गामा टेक्सोनॉमी एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी। और इन चारों को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, क्योंकि ये 4 जो कंपोनेंट्स हैं इसी पर ही सारे फेजेस भी बेस्ड हैं और अभी तक का जो मॉडर्न प्रैक्टिस है टेक्सोनॉमी का वो भी इन्हीं चारों फंडामेंटल कंपोनेंट्स पे बेस्ड है। तो अगर हम लोग फेजेस ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी की बात करें तो इसकी अभी तक के जितने भी डेवलपमेंटल फेजेस हैं प्लांट टेक्सोनॉमी के उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। द हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस एज फॉर्मुलेटेड बाय डेविस एंड हेवुड इन 1963। और ये जो 4 फेजेस हैं इसको फॉर्मुलेट किसने किया है? डेविस एंड हेवुड ने 1963 में उन्होंने पूरी हिस्ट्री का को स्टडी किया है। उसके बाद उसमें से कंपोनेंट्स को, उसमें और भी टेक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट फंडामेंटल कंपोनेंट्स को उसमें से सेपरेट आउट किया, उसको पकड़ा और उसके बाद में ये सारा हिस्ट्री के संग में उसे मिला कर कोऑर्डिनेट कर करके बताया। तो ये 4 फेजेस की अगर हम लोग बात करें, 4 फेजेस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है द पायोनियर और एक्सप्लोरेटरी फेज, दूसरा है द कंसोलिडेशन फेज, तीसरा है द एक्सपेरिमेंटल और बायोसिस्टमेटिक फेज, चौथा है द एनसाइक्लोपीडिक और होलोटेक्सोनॉमिक फेज।
अब इसमें जो पायोनियर और कंसोलिडेशन फेज है, ये अल्फा टेक्सोनॉमी का एसेंस इसमें मिलता है, यानी अल्फा टेक्सोनॉमी के प्रिंसिपल पर ये दोनों बेस्ड हैं। तो यहाँ एक्सप्लोरेटरी एंड कंसोलिडेशन फेज आर कंसीडर्ड एज अल्फा टेक्सोनॉमी। ये अल्फा टेक्सोनॉमी में बेसिकली उसके प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करता है। मीन्स ये जो पूरा फेजेस हैं, इसके जो टेक्सोनॉमिस्ट इस फेज में रहे हैं, हिस्टोरिकल फेज में, उन्होंने सबने मॉर्फोलॉजी को प्रायोरिटी दी है अपने टेक्सोनॉमिक एविडेंसेस के तौर पे। वाइल बायोसिस्टमेटिक एंड एनसाइक्लोपीडिक फेज आर कंसीडर्ड एज ओमेगा टेक्सोनॉमी। और लास्ट के जो एक्सपेरिमेंटल या बायोसिस्टमेटिक और एनसाइक्लोपीडिक जो फेज हैं, इसे ओमेगा टेक्सोनॉमी में रखा जाता है। और इसलिए क्योंकि इन दोनों फेजेस के समय, मतलब इन दोनों फेजेस में जो भी प्लांट टेक्सोनॉमिस्ट हुए हैं, इस समय तक बहुत ज़्यादा मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप हो चुके थे साइंस में। तो उन्होंने इन मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हुए टेक्सोनॉमी जो है उसे अलाइड किया। मतलब बहुत सारे अदर बायोलॉजिकल साइंसेस में ही जो अलाइड साइंसेस है, इकोलॉजी है, एनाटॉमी है, टूल्स एंड मेथड्स है, उससे ये कोलैबोरेट किया इस टेक्सोनॉमी को, ताकि प्लांट टेक्सोनॉमी का अप्रोच और ज़्यादा मॉडर्न हो सके और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सके। तो इसे स्पेशली ओमेगा टेक्सोनॉमी हम लोगों को पता है मॉडर्न अप्रोच पर बेस्ड है और एक कंक्लूसिव अप्रोच पर बेस्ड है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लास्ट के जो दोनों फेज हैं, एक्सपेरिमेंटल और बायोसिस्टमेटिक फेज, क्योंकि अब जो टेक्सोनॉमी है ना एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो गई। अब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कैसे कहेंगे, उस समय तक बहुत सारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेक्निक्स डेवलप हो चुके थे। तो वो भी बहुत बड़े क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो सभी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए और स्पीशीज़ लेवल तक उसके आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने लगा। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल और बायोसिस्टमेटिक फेजेस भी हम लोग देखते हैं और एनसाइक्लोपीडिक और होलो टेक्सोनॉमिक फेज भी हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पायोनियर और एक्सप्लोरेटरी फेज की, कि पायोनियर जो फेजेस था उसमें क्या क्या चीज़ की डिस्कवरी हुई, किस टाइप के कौन कौन से टेक्सोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने। पायोनियर फेज़ है तो पता है सबसे ये बेसिक फेज़ है, सबसे इनिशियल फेज़ है टेक्सोनॉमिस्ट की, जहाँ से हम लोगों को लिटरेचर अवेलेबल है। ठीक है, इसके पहले प्री हिस्टोरिक फेज़ को हम लोगों ने जस्ट एक कॉमन व्यू में पढ़ा। अब यहाँ से लिटरेचर जहाँ से अवेलेबल है उस फेजेस को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है आपका पायोनियर फेज। पायोनियर यानी फंडामेंटल और एक्सप्लोरेटरी फेज है। इसमें एक्सप्लोर किया गया किसी भी चीज़ को, उसको एक्सप्लोरेटिव तरीके से उसे रिसर्च किया गया या ढूंढा गया या स्टडी किया गया। तो सबसे पहला, दिस इज़ द डिस्कवरी ऑफ कलेक्शन फेज। ये पूरा जो है पायोनियर फेज है ना, ये कलेक्शन फेज है। अब कलेक्शन किस चीज़ का है? Collection phase and different members of taxon are collected from different parts of the world, explored, identified at least provincially। ये जो फेज़ है इस समय तक प्रोविंस वाइज, मतलब जहाँ का भी पर्टिकुलर जो क्षेत्रीय लेवल पे, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे यहाँ पर डिस्कवरी शुरू हुई, कलेक्ट किया गया बहुत सारे प्लांट टैक्सा को। उसके बाद में कलेक्ट करने के बाद में उसको एक्सप्लोर किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, उसको नोमेनक्लेट किया गया। इस समय तक ये शुरुआत हो चुकी थी। तो ये हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल्स जिसकी हम लोग टेक्सोनॉमी के लिए बात करते हैं कि कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर। तो ये जो होता है, ये सारा जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं प्लांट टेक्सोनॉमी का, वो उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। तो सबसे पहले जो रिकॉर्डेड है, यानी जिसका लिटरेचर अवेलेबल है हमारे पास, वो है थियोफ्रेस्टस, जिन्होंने 370 to 285 BC में पब्लिश किया है इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। और ही प्रपोज क्रिटेजियस, उन्होंने क्रिटेजियस, डॉकस, एस्पेरेगस, नैरिसस, ये सभी कुछ कुछ जो जीनस हैं, ठीक है, अभी भी हम लोग इन सभी से रिलेटेड प्लांट के जीनस पढ़ते हैं। डॉकस कैरोटा, हम लोग डॉकस जो है वो गाजर जो हम लोग कहते हैं डॉकस कैरोटा, तो जो गाजर है हमारा डॉकस जो जीनस है उसके अंदर आता है। एस्पेरेगस भी हम लोग पढ़ते हैं, एस्पेरेगस वो हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे ये करीब कुछ जो ये 4 जीनस के नाम दिए गए हैं जो कि प्लांट के बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में भी यूज़ होते हैं।
एज अ जीनस नेम या फिर जेनेरिक एपिथेट भी कह सकते हैं हम लोग। और ये जो चारों वर्ड्स हैं ये कहाँ मिले हैं, ये इंक्वायरी इनटू प्लांट्स जो कि थियोफ्रेस्टस ने लिखा था इस बुक से लिए गए हैं। प्लिनी 23 to 29 AD में जो प्लिनी थे इन्होंने पब्लिश किया है मल्टी वॉल्यूमिनस बुक, एक बहुत वॉल्यूम मतलब मल्टीपल वॉल्यूम की एक बुक थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री, जो कि 37 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। और इसे मतलब ये बहुत पहले ही लिखा गया था, जैसे उस समय जो भी लिखने की टेक्निक थी, चाहे वो पेपर पे हो, चाहे वो जो प्लेट्स होते थे सॉइल प्लेट्स उस पे हो, ठीक है। तो वहाँ वो पांडुलिपि के फॉर्म में वो नेचुरल हिस्ट्री जो थी वो उस समय मिली थी और 37 वॉल्यूम्स में इसे पब्लिश किया था और रिवाइव किया गया था आफ्टर 1000 ईयर। ये प्लिनी के मरने के या प्लिनी के जो काम किया उन्होंने उसके 1000 साल के बाद इसे रिवाइव किया गया था और ये आज 37 वॉल्यूम्स के बुक्स के फॉर्म में अवेलेबल है। नेचुरल हिस्ट्री इसका नाम है। अब अगर बात की जाए तो पायोनियर, हम लोग जानते हैं कि टेक्सोनॉमी में जो 4 फॉर्म्स हैं उसको स्टडी करने के लिए हर्बेरियम को एज अ टूल यूज़ किया जाता है, एज अ प्रिजर्वेशन टूल ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि जो एक शीट होता है हर्बेरियम शीट, उसमें जो प्लांट स्पेसिमेन है उसे माउंट किया जाता है ताकि फ्यूचर में भी उसको फिर आइडेंटिफिकेशन पर्पज से यूज़ किया जाए, उसका टाइपिफिकेशन किया जाता है। तो अगर ये तो अभी हो गई मॉडर्न टेक्निक की बात, लेकिन सबसे पहला हर्बेरियम जो है प्लांट हर्बेरियम जिन्होंने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया है उनका नाम था पेडुआ, इटली के थे वो, और 1553 में पहला हर्बेरियम उन्होंने बनाया, यानी हर्बेरियम की टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया है प्लांट टेक्सोनॉमी में। इन द मिडल ऑफ द 17th century हर्बेरिया वेर इस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो हर्बेरिया है मतलब इन्होंने 1553 में स्टार्ट तो किया है, उसके बाद 17th सेंचुरी के करीब से विश्व के अलग अलग भागों में भी उनका जो जिस तरीके से उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, जिस तरीके से प्रिजर्वेशन का टेक्निक निकाला था हर्बेरियम के लिए, वो सभी पॉपुलर हुआ और वो टेक्निक जो है अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी यूज़ किया गया। और वहाँ पर बहुत सारे कलेक्शन, हर्बेरियम के कलेक्शन जिसे हर्बेरिया कहा जाता है, वो बना करके रखा गया प्रिजर्व करके। तो यहाँ जो इस पेज में है, यहाँ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने किस बुक्स को यहाँ लिखा है। कुछ मैंने कोशिश की है आपके इंटरेस्ट के लिए, आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो टेक्सोनॉमी के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये सबसे पहले प्लिनी यहाँ पर प्लिनी का एक इमेज मैंने लगाया है और उन्होंने नेचुरलिस्ट हिस्टोरी नाम का एक जो नेचुरल हिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये बुक है उनका। अब थियोफ्रेस्टस का जो बुक है, थियोफ्रेस्टस का ये बुक है इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। ये दोनों दो अलग अलग मतलब एक ही बुक्स के ये अलग अलग पब्लिशन के बुक्स हैं, मतलब अलग अलग टाइम पे ये पब्लिश हुए हैं इस तरीके से। उसके बाद कैरोलियाई लीनियर जिसको हम लोग कैरोलस लीनियस कहते हैं, इनका भी ये रहे। और इनका जो बुक था वो था स्पीशीज़ प्लैनेटेरम। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पीशीज़ प्लैनेटेरम, और ये किस तरीके से पब्लिश होता था पुराने टाइम में जो भी टेक्सोनॉमिक जो बुक्स होते थे। तो ये कुछ आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने यहाँ दिया है ताकि किस तरीके से पब्लिशन होता था और अभी मॉडर्न फॉर्म में वे किस तरीके से अवेलेबल हैं, प्रिजर्व फॉर्म में है। ये बुक भी अपने आप में एक मॉन्यूमेंट्स है और इसे बहुत मतलब रिवाइव करने की कोशिश की गई है मॉडर्न टाइप में भी, लेकिन ये जो उनकी जो मूल कृति है जो सबसे पहले की, वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड करके रखा है। अब पायोनियर और एक्सप्लोरेटरी फेज में अगर और साइंटिस्ट की हम लोग बात करें और टेक्सोनॉमिस्ट की, तो इम्पॉर्टेंट टेक्सोनॉमिस्ट ऑफ लीनियन एरा। अब इसमें भी ये जो पूरा फेज है ना, इसमें भी जैसे जैसे पायोनियर साइंटिस्ट टेक्सोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने जिनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहा है, प्रभाव रहा है उस फेज़ में, उसके बेसिस पे इसको भी छोटे छोटे इराज में बांटा गया है। तो लीनियन इरा जब लीनियस थे, लीनियन इरा मतलब जब कार्लस लीनियस भी काम कर रहे थे टेक्सोनॉमी के फील्ड में, उस समय सिजल पिनी एक टेक्सोनॉमिस्ट थे,
वो भी उसी समय उसी दौर के हैं। बॉहीन जो हैं वो भी उसी दौर के हैं। जॉन रे जो हैं करीब करीब लीनियन इरा के ये सभी जो टेक्सोनोमिस्ट हैं, डी थॉर्नफोर्ड, ये सभी हैं। और ये इन सभी ने मिलकर के दे गेव कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट दिया है। सिनोनोमी बताया है। सिनोनोमी यानी एक प्लांट को कैसे दो नाम से जाना जाता है। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर का भी बहुत सारा डिफरेंट क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने अपने बुक्स में दिए हैं। अब लिनियस की अगर बात की जाए तो 1753 में उनकी स्पीशीज़ प्लानिटेरम जो है वो पब्लिश हुई थी। एंड इस स्पीशीज़ प्लानिटेरम में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, जो कि एक माइलस्टोन साबित हुई प्लांट टेक्सोनॉमी के, जो हम लोग कह सकते हैं फील्ड में, ठीक है, प्लांट टेक्सोनॉमी के फील्ड में। क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बिना हम लोगों को पता है बॉटनी में जो प्लांट साइंस है उसमें किसी भी मतलब प्लांट ही क्या, प्लांट एनिमल सभी का उसको हम लोग जीनस नेम और स्पेसिफिक नेम के बेसिस पे जो साइंटिफिक नेम है वो हम लोग उसे देते हैं, डिनोट किया जाता है। और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये दो नेम्स का बना होता है, इसीलिए इसको बाइनोमियल कहते हैं। बाई मीन्स टू, नेम इसको हम लोग द्विनाम पद्धति भी कहते हैं। पहला जो नेम है वो जेनेरिक एपिथेट होता है, दूसरा जो है स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो ये हो गया एक बेसिक, और इसे इंट्रोड्यूस किया था लीनियस ने। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस बाय लीनियस इज़ अ सेक्सुअल सिस्टम। और क्लासिफिकेशन जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्लांट का उसको हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम में इंक्लूड करते हैं, पढ़ते हैं। और वो एक सेक्सुअल सिस्टम था जो कि स्टेमन्स के मॉर्फोलॉजी पर और उनके नंबर्स पे बेस्ड था। इन एक्सप्लोरेटरी फेज टेक्सोनॉमी वाज मेनली बेस्ड ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड नेमिंग ऑफ द स्पीशीज़। और इस एक्सप्लोरेटरी फेज में स्पेशली फील्ड में जाकर करके फील्ड विजिट, कलेक्शन, एक्सप्लोरेशन पर ही ये पूरा जो फेज था और उसके नोमेनक्लेचर पर ये बेस्ड था। इसीलिए इस पूरे फेज को, इसमें जो टेक्सोनोमिस्ट हुए हैं स्पेशली उन्होंने फोकस किया है मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ पे और फील्ड विजिट्स पे, जहाँ पर वो जाते हैं, कलेक्शन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद में उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इन बेसिक प्रिंसिपल्स पे उन्होंने काम किया है, तो इसीलिए इसे एक्सप्लोरेटिव फेज भी कहा जाता है। अब इसमें से कुछ और टेक्सोनोमिस्ट की हम लोग बात करें पायोनियर फेज की, तो यहाँ पर एंड्री सिजलपिनी का जो बुक है डी प्लांट्स, ये यहाँ आप देख सकते हैं। दूसरे बात है फिर हिस्टोरिका प्लानिटेरम है यहाँ, उसके अलावा फिर है आपका हिस्टोरिका प्लानिटेरम, वो हो गया। उसके बाद में एलिमेंट्स डी बोटैनिक, जो कि यहाँ पर थॉर्नफोर्ड का है, ठीक है, ये बुक थॉर्नफोर्ड का है। दूसरा यहाँ जॉन रे का बुक है। उसके बाद में यहाँ पर हिस्टोरिका प्लानिटेरम जो है वो आपका इनका है, क्या है, जॉन बॉहीन का, ठीक है। और ये ये इतने पायोनियर टेक्सोनोमिस्ट हैं, इनका इतना बड़ा रोल है कि जब भी हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो टेक्सोनोमिस्ट हैं इन्होंने जिन जिन प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन किया है और यूनिक प्लांट्स जिन्होंने इस आइडेंटिफिकेशन किया है, इनका रोल रहा है। तो बहुत सारे प्लांट्स का जेनेरिक एपिथेट जो है ना वो इन टेक्सोनोमिस्ट के नाम पर है। जैसे हम लोग एक फॉर एग्जांपल बॉहीनिया की बात करते हैं, बॉहीनिया जिसे हम लोग कचनार कहते हैं, उसके 5 या 6 बहुत सारे मल्टीपल स्पीशीज़ हैं। जैसे बॉहीनिया रेसिमोसा हो गया, फिर हो गया आपका बहुत सारा स्पीशीज़ है। तो बॉहीनिया जो ये नाम है वो किससे आया है, वो इन्हीं बॉहीन के नाम पर रखा गया है। तो इसी तरीके से सिजलपिनी जो हम लोग देखते हैं ना, पल्चेरिमा सिजलपिनी, या पूरा एक सिजलपिनेसी फैमिली है, ठीक है, जिसमें ये सिजलपिनी का प्लांट आता। तो ये नाम कहाँ से आया है? ये नाम आया है उन्हीं को आदर देने के लिए, वो जो पुराने टेक्सोनोमिस्ट हैं हमारे, उनको ही डेडिकेट करने के लिए ये सभी नाम को उन लोगों के नाम पर रखा गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा फेज है वो है कंसोलिडेशन फेज, जो कि प्लांट टेक्सोनॉमी का दूसरा फेज है। दिस इज द सिंथेसिस फेज। अब ये सिंथेसिस फेज है मोस्टली बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी, और ये भी मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड है, इसीलिए हम लोग रखते हैं अल्फा टेक्सोनॉमी के अंडर, क्योंकि अल्फा टेक्सोनॉमी जो है वो मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड होता है। और इससे पहले वाला जो फेज था पायोनियर टेक्सोनॉमी, वो भी मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड था, इसलिए इन दोनों फेजों को हम लोग अल्फा टेक्सोनॉमी के अंदर इंक्लूड करते हैं। This phase deals with the study of a plant material in the field
एज वेल एज इन द हर्बेरियम। तो इसमें क्या है, सिंथेसिस, यानी हर्बेरियम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होता था, फील्ड में भी विजिट कर सकते थे या आप किसी हर्बेरियम में जाकर करके भी वहाँ पर विजिट कर सकते थे। ऑल द न्यू ग्रुप्स इफ इन्वेंटेड आर डिस्क्राइब्ड, दस कंपाइलेशन ऑफ द फ्लोरा और मोनोग्राफ इज डन इन दिस फेज। अभी तक जो पायोनियर फेज था उसमें भी डिस्क्रिप्शन होता था प्लांट्स का, लेकिन हर्बेरियम स्पेसिमेन जब आइडेंटिफाई हो गया तो हर्बेरियम जहाँ पर भी रखा जाता था उसके बाद में फ्लोरा बुक लिखने का चलन स्टार्ट हो गया। जैसा हम लोग जानते हैं कैरोलस लिनियस ने भी जो उनका जो ये आपका स्पीशीज प्लैनेटेरम है वो भी एक तरीके का फ्लोरा बुक है, ठीक है। तो लेकिन स्पेशली अगर हम लोग फ्लोरा बुक की बात करें तो फ्लोरा बुक क्या होता है, किसी भी रीजनल लेवल पे, एक जहाँ एक कंट्री का या किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट का, तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक प्रोविंस के फ्लोरा को स्टडी किया जाता था और उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता था एज अ, और हर्बेरियम कलेक्शन के बेसिस पे वो रिकॉर्ड बनाया जाता था, जिसको हम लोग फ्लोरा बुक कहते हैं, क्योंकि उसका सारा डिस्क्रिप्शन जो होता था पेंसिल ड्राइंग या लाइन ड्राइंग जो है उसमें वो रहता था, ताकि आप फील्ड में जाएं तो कैरेक्टर को मिलाने में आपको आसान हो। और ये सभी जो कंपाइलेशन होता था, ठीक है, कंपाइलेशन जो हुआ है रिटन फॉर्म में, बुक के फॉर्म में, इसे हम लोग कहते हैं फ्लोरा बुक। तो ये जो कंसोलिडेशन फेज है ना, कंसोलिडेट किया गया है एज अ फ्लोरा बुक, ये इस समय का ये विशेषता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ को अभी तक फॉलो किया जाता है, फ्लोरा बुक अभी तक पब्लिश होते हैं। तो ये कंसोलिडेशन फेज की ये एक विशेषता है। अब इसमें कौन कौन से टेक्सोनॉमिस्ट हुए हैं, तो डी कैंडोले 1778 to 1841, मॉडिफाइड लीनियस सिस्टम, लीनियस का जो आर्टिफिशियल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का उसको उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। उसके बाद में बेंथम एंड हुकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट का रोल है, 1864 में इन्होंने पब्लिश किया था जेनेरा प्लैनेटेरम को। और ये जो जेनेरा प्लैनेटेरम है उनका, ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इन्होंने एक नया सिस्टम दिया था जिसको नेचुरल सिस्टम कहा जाता है, जो कि बेस्ड होता है मॉर्फोलॉजी पे, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ में है, अभी तक इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद है चार्ल्स डार्विन 1859 में, इन्होंने पब्लिश किया था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, और उन्होंने इस बुक में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में उन्होंने प्रिंसिपल्स सजेस्ट किए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़। ये दो प्रिंसिपल्स जो हैं उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो उनका बुक था उसमें इसके बारे में प्रिंसिपल्स दिए थे। अब इसके बाद हैं डॉब्ज़नेस्की, जिन्होंने 1937 में पब्लिश किया है बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। ये एक बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट है, जैसे बहुत सारे स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट हैं, मल्टीपल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट का ये एक पार्ट है बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, जिसे प्रपोज किया था डॉब्ज़नेस्की ने। अब इस कंसोलिडेशन फेज के कुछ टेक्सोनॉमिस्ट को हम लोग एक बार विजिट कर लें। तो पहला है हमारा द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक बॉटनी, और ये जो हम लोगों का है ये एपीडी कैंडोले का अभी हम लोग और एक बार जिक्र करेंगे जब हम लोग आईसीबीएन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और आईसीबीएन के बारे में पढ़ेंगे, तो उनके फाउंडर मेंबर्स में से भी ये एक हैं, और इनका ये बुक है। दूसरा है बेंथम, सर जॉन बेंथम एंड जेडी हुकर, इन्होंने पब्लिश किया है जेनेरा प्लैनेटेरम, ठीक है, और ये अभी भी टेक्सोनॉमी के फॉर्म में बहुत ही पायोनियर बुक है, बहुत ज़्यादा हेल्प होता है क्लासिफिकेशन के लिए, जो नेचुरल सिस्टम फॉलो करते हैं उसके लिए। दूसरा है ये चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ दिया था, जिसमें दो प्रिंसिपल्स उन्होंने इवोल्यूशन और जो उसके बारे में उन्होंने इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स जो हैं वो दिए हैं। अब कंसोलिडेशन फेज जो है ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज है पूरे टेक्सोनॉमिकल जो हिस्ट्री रही है उसमें। अब इसमें देखिए, वहाँ तक तो हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा, चार्ल्स डार्विन के बाद में आपको इवोल्यूशन भी उसमें इंट्रोड्यूस हो गया है। अब जो इस पूरे कंसोलिडेशन में नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, देखिए बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। इसी कंसोलिडेशन फेज में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और ये आइडिया कहाँ से आया है, आइडिया इवोल्यूशन से आया है। एंडिशलर ने और इचलर ने 1804 to 1849 और इचलर 1837 to 1887 तक इन्होंने इस आइडियाज़ पे काम किया है, जो कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और आइडियाज़ ऑफ इवोल्यूशन पर बेस्ड था।
एंगलर पेरेंटल इन 1887 टू 1915, इन्होंने सेमी फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर काम किया है। अब सेमी फाइलोजेनेटिक मतलब कुछ फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, कुछ जो नेचुरल सिस्टम पर बेस्ड है। इन दोनों सिस्टम को मिला करके जो एक सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम डेवलप हुआ है उस पर एंगलर एंड पेरेंटल ने काम किया था। और इनका बुक था डाइनेट्री लाइकेन पैफेलिजन फैमिलियन, कि ये इनका बुक है जिसमें उन्होंने ये क्लासिफिकेशन प्रपोज किया है। फर्स्ट प्योरली फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन डिक्टाज ऑफ फाइलोजेनी वाज गिवन बाय बेसे। अगर हम लोग बात करें प्योर क्लासिफिकेशन, प्योर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो टोटली इवोल्यूशन पे बेस्ड हो, उसे पहली बार बेसे ने प्रपोज किया था। और जिसका जो बुक है उनका, उसका नाम था डिक्टाज ऑफ फाइलोजेनी। उसमें डिफरेंट डिक्टाज के बारे में बात की गई है। और डिक्टाज को मैं एक अलग वीडियोस में कवर करूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चूँकि फेज़ है तो मैं अलग वीडियोस में जिसमें छोटे छोटे अगर कुछ टर्म्स रखूंगी तो उसमें मैं डिक्टाज के बारे में बताऊंगी। जॉन हचिंगसंस, जिसका क्लासिफिकेशन अभी भी पढ़ा जाता है, तो जॉन हचिंगसंस इन 1955 प्रपोज द 24 प्रिंसिपल्स ऑफ फाइलोजेनी। और इनका जो सिस्टम था वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। और जो बुक इन्होंने लिखा है वो है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं 3 वॉल्यूम्स के बुक हैं। और इसमें इन्होंने ये पूरा बुक जिस प्रिंसिपल्स पे लिखा गया है वो उसको हम लोग कहते हैं हचिंगसन सिस्टम ऑफ हचिंगसंस प्रिंसिपल्स ऑफ फाइलोजेनी, जो कि 24 हैं। 24 प्रिंसिपल्स पे उन्होंने काम किया है। अब अगर इनके कुछ बुक्स की बात करें तो डिक्टाज ऑफ फाइलोजेनी जो है बेसे का था, यहाँ आप देख सकते हैं। इस बुक का जो इमेज है वो हमको मुझे नहीं मिल पाया है, तो मैंने यहाँ इंफॉर्मेशन आपको दिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पर एंगलर एंड पेरेंटल का जो बुक है वो है यहाँ पे। उसके बाद में आप देख सकते हैं जॉन हचिंगसन, और हचिंगसन का जो बुक है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये अभी भी अवेलेबल है कहीं कहीं। किसी भी आप चाहे जहाँ पर भी हर्बेरिया है वहाँ पर, या फिर जैसे कहीं पर भी बोटेनिकल सर्वे ऑफ, जैसे इंडिया में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बहुत सारे ऑफिसेस हैं, तो उस कहीं भी जाने पर आपको इसके जो मोनोस्क्रिप्ट हैं, ठीक है, या कुछ पुराने जो बुक्स हैं वो आपको मिल सकते हैं स्टडी करने के पर्पज़ से। अब कंसोलिडेशन फेज में और अगर हम लोग आगे बात करें तो दिस सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड। अब किस सिस्टम की बात की जा रही है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम की, ठीक है। तो दिस सिस्टम यानी फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड बाय कॉन्टेम्पररी बॉटनिस्ट लाइक तख्ताजान। उन्होंने भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम को, उनका जो बुक था उनका नाम था फ्लावरिंग प्लांट्स ओरिजिन एंड डिस्पर्सल। स्टेबिन्स ने जो लिखा है उस बुक का नाम है फ्लावरिंग प्लांट्स इवोल्यूशन अबव द स्पीशीज लेवल। रॉबर्ट थॉर्ने ने बुक लिखा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मी 1976 में। कॉन्क्वेस्ट ने लिखा है इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन्होंने लिखा है यह बुक 1981 में। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कंसोलिडेशन फेज जो है वो स्टार्ट हुआ है मॉर्फोलॉजिकल फेज के साथ, लेकिन एंड होते होते उसमें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। और सिर्फ इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, अपने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो एक अच्छा स्पेक्ट्रम है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का, उस तक वो अपने डेवलपमेंटल फेज तक भी पहुंचा है। द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन, इकोलॉजी, एनाटॉमी एंड पैलिनोलॉजी अपार्ट फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी। और कंसोलिडेशन फेज में ना मॉर्फोलॉजी के अलावा इकोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्लूड है, एनाटॉमी भी इंक्लूड हो गया है, और पैलिनोलॉजी, ठीक है। पैलिनोलॉजी में स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स के थ्रू जो यहाँ पर हम लोग टेक्सोनॉमी करते हैं वो भी इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है विथ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी तो था ही। टेक्निक्स ऑफ हर्बेरियम प्रिपरेशन वो भी मॉडर्नाइज हो गया है, और उसको प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है, यानी हर्बेरियम तो है ही माउंटेड फॉर्म में, उसके अलावा उसका जो लाइन ड्राइंग है, डिफरेंट टाइप्स के आर्ट फैक्ट्स जो हैं, आर्ट फीचर्स हैं, वो भी इसमें इंट्रोड्यूस हो गए हैं ताकि प्लांट्स के एक एक बारीकी को अच्छे तरीके से समझा जा सके। अब अगर कंसोलिडेशन फेज में हम लोग कुछ टेक्सोनॉमिस्ट की बात करेंगे तो और उनके बुक्स की बात करेंगे
तो तख्ताजान, यहाँ पर आयरमन तख्ताजान का, यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स ओरिजिन एंड डिस्पर्सल, ये उनका बुक है। रॉबर्ट थॉर्ने का जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म उन्होंने दिया था। उसके बाद में है नेक्स्ट जो है कॉन्क्विस्ट, जो ऑथर कॉन्क्विस्ट, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये इनकी किताब थी। तो इस तरीके से बहुत सारे टेक्सोनॉमिस्ट जो रहे हैं उन्होंने मॉन्यूमेंटल जो काम है वो किया है, बहुत सारे बुक्स पब्लिश किए हैं, जिसकी वजह से आज की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है विद प्लांट टेक्सोनॉमी वो बढ़ी है। नेक्स्ट जो फेज़ है वो एक्सपेरिमेंटल और बायोसिस्टमेटिक फेज़। दिस फेज डील्स विद द वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स एंड मोर थ्रू नॉलेज ऑफ द टैक्सॉन बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स सच एज जियोग्राफिकल वेरिएशन, chemical studies, cytogenetic studies, physiological features, fertility relationships, evolutionary patterns and other population studies। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल फेज़ है ना, इसमें एक्सपेरिमेंट्स होने लगे हैं। टेक्सोनॉमी मतलब नॉमेनक्लेचर जो था उसके संग संग मॉडर्न जो अप्रोच था, क्योंकि वो पूरा फेज़ एक्सपेरिमेंटल था, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप हो चुके थे, बहुत सारे मेथड्स डेवलप हो चुके थे, साइंस में बहुत सारे अलाइड डिसिप्लिन्स आ चुके थे, तो सारे को इंट्रोड्यूस किया गया, सारे को कोलैबोरेट कर करके स्टडी करने की कोशिश की गई विद टेक्सोनॉमी। तो इसलिए इसीलिए इसको हम लोग बायोसिस्टमेटिक फेज भी कहते हैं, मतलब बायोलॉजी के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो भी इसको हम लोग कह सकते हैं कि टेक्सोनॉमी के संग इंक्लूड हो गए। और अगर हम लोग एक सिस्टमेटिक्स, जैसे हम लोग प्लांट टेक्सोनॉमी कहते हैं, उसी तरीके से प्लांट सिस्टमेटिक्स की अगर हम लोग बात करें स्पेशली, तो सिस्टमेटिक्स क्या है? सिस्टमेटिक्स का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि टेक्सोनॉमी के अलावे अगर उसको हर अप्रोच में उसको टेक्सोनॉमी को हम लोग ऐड करके देखते हैं तो वो जो ब्रांच बनता है उसे हम लोग सिस्टमेटिक्स कहते हैं। तो ये जो फेज़ है एक्सपेरिमेंटल फेज़, इसी ने ही सिस्टमेटिक्स जैसे एक जो हम लोग कहते हैं अप्रोच को इसी समय में वो आया था, वो अप्रोच सिस्टमेटिक्स का, और सिस्टमेटिक्स का उद्भव जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन हुआ था। At least 50 years have been a qualitative improvement in the area of taxonomy concept। और लास्ट के जो 50 years हैं, 50 years मतलब 1955, उसके बाद के जो इधर अप टू 2000 या 2000 के बाद ये जो 50 साल हैं, पिछले 50 साल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वाला ये फेज़ है। और इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं एडवांसमेंट ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स में ये हुए हैं। बायोसिस्टमेटिक्स यानी टेक्सोनॉमी सिर्फ टेक्सोनॉमी नहीं रह गया है, ये मॉडर्न अप्रोच के संग अलाइड होकर करके ये बायोसिस्टमेटिक्स, इसे हम लोग इस नाम से जानने लगे हैं। और इसमें जो इनिशियल जब बायोसिस्टमेटिक इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये न्यू सिस्टमेटिक्स के नाम से हुआ था और एम्ड एट अचीविंग द गोल ऑफ होलो टेक्सोनॉमी। ठीक है, और इसमें अचीव किया गया कि कंप्लीट टेक्सोनॉमी, कंप्लीट, होलो मीन्स क्या होता है? कंप्लीट, मतलब एक हर एंगल से, मतलब टेक्सोनॉमी ऐसा हो, नॉमेनक्लेचर ऐसा हो कि हर एक प्रोस्पेक्ट से वो स्पीशीज़ यूनिक हो, उसको हर तरीके से जोड़ कर करके देखा जाए। कंप्लीट टेक्सोनॉमी उसको हम लोग कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर वो टर्म जो है होलो टेक्सोनॉमी यूज़ किया गया है। हक्सले जो थे टेक्सोनॉमिस्ट, उन्होंने न्यू सिस्टमेटिक्स जो टर्म जो है न्यू सिस्टमेटिक्स, इसे प्रपोज किया था। कैंप एंड जिली प्रपोज द टर्म बायोसिस्टमेटिक्स टू न्यू सिस्टमेटिक। इसी न्यू सिस्टमेटिक्स को बाद में जो कैंप और जिली ने इसे सिस्टमेटिक्स टर्म मतलब इसी को ही चेंज करके सिस्टमेटिक्स इसे कहा, बायोसिस्टमेटिक्स कहा। अब द नंबर एंड साइज शेप ऑफ क्रोमोसोम्स वेयर कंसीडर्ड बाय साइटोटेक्सोनॉमिस्ट। अब देखिए इस कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बाद में मॉडर्नाइज हुआ बायोसिस्टमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि द नंबर साइज एंड शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम के नंबर और शेप एंड साइज को भी यहाँ पर कंसीडर किया गया, क्योंकि तब तक जो साइटोलॉजी है, ठीक है, साइटोलॉजी यानी सेल बायोलॉजी, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था। क्रोमोसोम्स की जो हम लोग कहते हैं ना आइडियोग्राम्स, वो सभी आ चुके थे और उसे एसेस करना क्रोमोसोम्स का आसान हो गया था, इतने टेक्निक डेवलप हो चुके थे। तो इस क्रोमोसोम्स के नंबर पे, उसके डीएनए के टाइप्स पर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जिसके बेसिस पर भी जो टेक्सोनॉमी था उसमें स्पीशीज़ को के वेरिएशंस को पहचानने में बहुत ही आसानी हुई। द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स लाइक 2 डायमेंशन पेपर क्रोमेटोग्राफी, identification of the chemical substances in plants as secondary metabolites led the development of chemotaxonomy। और इसी समय chemotaxonomy मतलब डिफरेंट
अप्रोचेज आप देखते हैं, टेक्सोनॉमी विथ साइटोलॉजी, साइटोटेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी विथ केमिकल्स के बेसिस पे अगर प्लांट टेक्सोनॉमी की जा रही है, केमोटेक्सोनॉमी। द न्यू टेक्निक्स कैन गिव डिटेल्स एज अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग एंड डिटरमाइनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए एंड आरएनए। अब डीएनए और आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग है वो भी टेक्निक अभी तक आ चुकी थी और उसके बेसिस पर भी टेक्सोनॉमी में ये यूज़ होने लगा था। अब एंड जो सबसे फोर्थ फेज़ है वो है एनसाइक्लोपीडिक और होलोटेक्सोनॉमिक फेज़। एनसाइक्लोपीडिक फेज़ है मतलब जितने भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं इस फेज़ में, जितने भी अलाइड टेक्निक्स अवेलेबल थे, जितने भी मॉडर्न से लेकर करके ओल्डर, सभी को अलाइड करके टेक्सोनॉमी किया गया है, इसीलिए इसे एनसाइक्लोपीडिक फेज़ या होलोटेक्सोनॉमिक फेज़ किया गया, मतलब पूरा टेक्सोनॉमी को कंप्लीट फॉर्म में यहाँ पर देखा गया है। दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ 3 फेजेस। लास्ट जो 3 फेजेस हैं उनका ये कोऑर्डिनेशन है। above and involve the analysis and synthesis of all information, types of data and develop classification system based on phylogenetic relationship। अब इसमें क्या किया गया है कि तीनों जो लास्ट तीनों फेजेस हैं उनमें जितने भी डेटा अवेलेबल हुए हैं उसके बेसिस पे इसे कंपाइलेशन किया गया है और उसको एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के संग अलाइड करके देखा गया है। और इस होलोटेक्सोनॉमिक फेज़ में जितने मॉडर्न टेक्निक्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर का यूज़ हो, चाहे वो डेटा एनालिसिस हो, हर चीज़ इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही मॉडर्न अप्रोच इसमें हम लोग देख सकते हैं और ये पूरा कंप्यूटराइज भी है और बुक्स भी हैं, मतलब सब कुछ को एक संग अलाइड करके देखा गया है। इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड, एनालाइज एंड मीनिंगफुल इनफेरेंस इज ड्रॉन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फाइलोजेनी। और स्पेशली इसमें जो भी फाइलोजेनी है यानी जो इवोल्यूशन है उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश की गई है। कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस, सिंथेसिस आर द जॉब्स ऑफ इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। यहाँ एक और न्यू टाइप की टेक्सोनॉमी जो है डेटा एनालिसिस के बेसिस पे ये आ गई है, जिसे हम लोग न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और क्वांटिटेटिव टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल evaluation of the similarity between groups of organisms, ordering this group into higher ranking taxa on the basis of these similarities। अब ये similarities और इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना शुरू किया, कितनी सिमिलैरिटीज़ है, कितनी इनसिमिलैरिटीज़ है, कितने टैक्सा उसमें इन्वॉल्व हैं, कितने जेनस इन्वॉल्व हैं, कितने फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं। इस तरीके से इसका एक डेटा मतलब कैलकुलेटिव डेटा रखना शुरू किया और इसके बेसिस पे जब कितने फीचर्स मिल रहे हैं उसके बेसिस पे जब उसे हम लोगों ने क्वांटिफाई करना शुरू कर दिया है इस फेज़ में, या टेक्सोनॉमिस्ट ने क्वांटिफाई करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिस्ट और कंप्यूटर्स, तो ये एक नए तरीके की टेक्सोनॉमी का जन्म हुआ जिसे हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये जो फेजेस ऑफ टेक्सोनॉमी अभी हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में डिफरेंट फेजेस ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी के विषय में बात किया। 4 फेजेस और स्पेशली उनके जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं, किस तरीके से एसेंस हैं, मैंने दोनों को कोलैबोरेट करके यहाँ समझाया आप लोगों को किस तरीके से पूरा टेक्सोनॉमिक डेवलपमेंट है। क्योंकि हम लोग चाहे वो साइंस पढ़े चाहे आर्ट्स पढ़े, हिस्ट्री जो है हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एडवांस डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसलिए इस टेक्सोनॉमी जो प्लांट टेक्सोनॉमी हो किस तरीके से इसका अप्रोच है, किस तरीके से टाइम के संग अप्रोच बदले हैं, टूल्स ने कितना और मेथड्स जो है टूल्स एंड टेक्निक्स ने कितना इसको इम्प्रूव किया है, वो सभी ये हम लोग जान सकते हैं डिफरेंट फेजेस की स्टडीज़ से। इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे ये वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोज़ जो प्लांट टेक्सोनॉमी के विषय पे बनाती रहूँगी इसके टॉपिक्स पे। तो आप चाहें, आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और मैं स्पेशली प्लांट टेक्सोनॉमी जो कि यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही बोरिंग कंसीडर करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा सकूँ आपको समझाने के लिए, आपके लिए ईजी बनाने के लिए, इसे इंटरेस्टिंग वे में थोड़ा। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे साथ बने रहने के लिए। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।